नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। दिन भर विधानसभा में समान नागरिक संहिता को लेकर हंगामा होता रहा। सरकार अपने पक्ष में तर्क देती रही, लेकिन विपक्ष कई बातों को लेकर सहमत नहीं था। विपक्ष की तरफ से प्रीतम सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने और उनके साथ साथ वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मोर्चा संभाला हुआ था। सदन की कार्यवाही शुरू होने से ही यह हंगामा होना शुरू हो गया था। विपक्ष इस बात पर नाराज था कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सदन को संचालित नहीं किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप था, अगर प्रश्नकाल नहीं हो रहा है और विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्तावों को नहीं सुना जा रहा है, तो यह घनघोर आपत्ति का विषय है। यही वजह है कि कार्यमंत्रणा समिति से इन दोनों नेताओं ने, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने, कल ही इस्तीफा दे दिया था। जिस तरीके से तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है, कार्यमंत्रणा की बैठक में सरकार ने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि यूसीसी को लेकर के विशेष सत्र आहूत किया गया है। स्थगित सत्र को आपने पुनः आहूत करने का काम किया है। स्थगित सत्र को पुनः आहूत करने की जो प्रक्रिया है, तदनुसार सरकार चलने का काम करेगी। लेकिन सरकार कहती है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल कार्यमंत्रणा की बैठक में कहा कि लोकतंत्र में जो बहुमत होता है वही होता है, तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। हमारा ये कहना है कि सरकार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से लेटर हमें 25 तारीख को मिलता है, जिसमें ये लिखा गया है कि 6 तारीख को सुबह 8:30 से 9:30 प्रश्नकाल का समय रहेगा। प्रश्न अपने लगा सकते हैं, लेकिन सरकार क्वेश्चन आवर को खत्म कर रही है। विधानसभा की नियमावली, जो संचालन नियमावली है, उसका उल्लंघन कर रही है। लेकिन इनके तमाम सवालों का जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दे रहे थे, और जो विधानसभा अध्यक्षा हैं रितु खंडूड़ी भी इनके सवालों का जवाब दे रही थी। खैर, मामला थोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर इस विधेयक को रखेंगे। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। सबसे पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और कैसे इसे टेबल किया गया। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। समय मुख्यमंत्री ने इस बिल को टेबल किया, उस समय विपक्ष के नेता नाराज हो रहे थे और वो कह रहे थे कि इस विधेयक को पढ़ने का, इसका स्टडी करने का, अध्ययन करने का उन्हें मौका नहीं मिला है, तो वो चर्चा कैसे करेंगे। विधानसभा अध्यक्षा ने इनकी बातों को सुना और विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी कुछ घंटे के लिए, ताकि विपक्षी विधायक इस विधेयक के प्रावधानों को पढ़ सकें। लेकिन हंगामा सदन के भीतर होता रहा। सदन के बाहर भी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे सरकार को दो चार होना पड़ता ही रहा। ना सिर्फ आज, उससे पहले भी कई संगठन विधानसभा के बाहर
तक पहुंचे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। कुछ राजनेताओं का, विशेषकर कांग्रेसी जनों का या कह लीजिए विपक्ष का तर्क था कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ यह समान नागरिक संहिता है, इसलिए इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति है। ये बातें लगातार होती रही, लेकिन देश भर से अलग अलग जगह से इसके पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश लगातार होती रही। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, फिल्म स्टार रही हैं हेमा मालिनी, उन्होंने भी यूसीसी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और बताया कि महिलाओं के लिए यह कितना जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जब विधानसभा के भीतर प्रवेश कर रहे थे तो उनके हाथ में संविधान की एक प्रति थी, उसको दिखाते हुए ही वो आगे बढ़ रहे थे और यह संदेश दे रहे थे कि जो भी काम उनकी सरकार कर रही है वो संविधान के अंतर्गत ही हो रहा है। खैर, इसके कुछ प्रावधानों पर चर्चा करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात आती है आधुनिक युग के बारे में। मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, उसकी कैसी लाइफ स्टाइल है। इस लाइफ स्टाइल में एक बात आती है लिव इन रिलेशनशिप, यानी लड़का और लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं पति पत्नी की तरह। यह एक ऐसा विषय है समाज में जो कई जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। भारतीय संस्कृति के इसे खिलाफ बताया जाता है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति बचाने के उद्देश्य से लिव इन रिलेशनशिप को परिभाषित करने की कोशिश की है और इसको नियंत्रित करने की भी कोशिश की है। अगर उत्तराखंड की सीमा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होंगे तो इसकी जानकारी उन्हें पुलिस को देनी होगी, इसकी जानकारी उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होगी, यानी लिव इन रिलेशन का बकायदा पंजीकरण होगा। पंजीकरण के साथ साथ अगर इन दोनों से, लिव इन रिलेशन में रह रहे व्यक्तियों से कोई संतान पैदा होती है तो वो अवैध संतान नहीं होगी, उसे वैध माना जाएगा। पति पत्नी की तरह रहने वाले युगल की संपत्ति का हिस्सा उनको दिया जाएगा जो भी बच्चा पैदा होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला पुष्कर सिंह धामी की सरकार का है जो लिव इन रिलेशनशिप को रोकने की दिशा में एक तरीके से आगे बढ़ता है। इस तरीके के कल्चर को वो हतोत्साहित करता है। अगर पुलिस के पास सूचना है कि ये जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो इसकी जानकारी इनके माता पिता को भी होनी चाहिए। इस तरीके का भी प्रावधान किया गया है और जो भी व्यक्ति, जो भी युवक युवती इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब उसमें कितने दंड का प्रावधान है उसकी चर्चा बाद में होगी, लेकिन फिलहाल ये एक फैसला, ये एक कदम उठाया गया है, इसका प्रावधान जिक्र किया गया है। एक और बात आती है कि जेल तो होगी ही, मुस्लिम समुदाय इस पूरे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लगातार खिलाफ रहा है और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से यह आवाज उठनी शुरू हुई। यही वजह है कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी कल, तो मुस्लिम समुदाय अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे और उनका सीधा सीधा कहना यह था कि एक समाज, एक समुदाय के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको बता दें, जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। 18 साल से किसी भी लड़की की विवाह को गैर जरूरी, गैर कानूनी बताया गया है। इसके अलावा जो भी लड़की है उसका अधिकार अपने माता पिता की संपत्ति पर होगा। तलाक देने का अधिकार पुरुषों के बराबर होगा। जो भी शादी होगी उस शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस तरीके की बातें इस समान नागरिक संहिता के विधेयक में कही गई है और बात, आलोचना इस बात की हो रही है क्योंकि हिंदुओं के समाज में कई प्रकार की जो कोड है वो पहले ही 1950 के दशक में लागू हो चुके हैं। हालांकि कुछ जनजातीय क्षेत्रों में, कुछ जनजातीय वर्ग में
एसटीज जिन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब, वहां पर बहुत सारे प्रावधान लागू नहीं है और वो यहां पर भी छोड़ दिए गए हैं। इस तरीके की बात कही जा रही है और यही आपत्ति का विषय है कि मुस्लिम समाज इस पर आपत्ति कर रहा है कि एक समुदाय को यानी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये जो यूसीसीए समान नागरिक संहिता है ये उन्हीं को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। शादी करने की भी नियम तय कर दिए गए हैं कि एक व्यक्ति की एक ही शादी हो सकती है, पत्नी के रहते हुए कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में ही इस तरीके का रिवाज है। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी को तलाक देना होगा, इस तरीके की बाध्यता रखी गई है और इस पर शायद मुल्ला मौलवियों को आपत्ति है। हालांकि कई जगह से खबरें ये आती है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं मुस्लिम वर्ग की, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है अघोषित रूप से, घोषित रूप से भी कर रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 तलाक पर जब बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही थी तो मुस्लिम महिलाओं को दबाने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कुछ जो रूढ़िवादी लोग थे वो कर रहे थे और इस समय भी कुछ इस तरीके का ही बात हो रही होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक दिशा में आगे बढ़ चुका है और इसका जो महत्व है वो भविष्य में देखने को मिलेगा, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से हो, सबको एक ही समान रूप से देखा जाएगा। भले ही ये बात कही जा रही हो कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन समाज का अलग अलग वर्ग इस पर किस तरीके की टिप्पणियां करेगा वो आने वाले दिनों में दिखाई दी जाएगी। एक बात यहां पर और है, बुजुर्गों की देखभाल को भरण पोषण का भी प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड में किया गया है और इस तरीके की बातें भी आती हैं कि जो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उससे उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल अलग है। उसके बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो गोवा की तर्ज पर नहीं है, उससे और ज्यादा मजबूत है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम गोवा के प्रावधान को देखते हैं तो प्रत्येक पति पत्नी की स्वाभाविक अथवा अर्जित जमीन पर बराबरी का हक है। यहां पर वो है तलाक के मामले में जैसे माता पिता अपने बच्चों को विरासत से बेदखल नहीं कर सकते, इस तरीके की बात गोवा के समान नागरिक संहिता में है। मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है गोवा में भी और जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां पंजीकृत हैं वो बहुविवाह नहीं कर सकते। जिनकी पंजीकृत हैं, जिनकी पंजीकृत नहीं है उनके लिए कोई नियम कायदा नहीं है और यहां पर इसको बदलने की कोशिश की गई है। जो क्रिश्चियन वर्ग है, ईसाई समुदाय है, उसके लिए भी जो चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक हैं, कैथोलिक वर्ग जो है उसको यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है और उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, एक ही प्रावधान सबके लिए है। किसी भी नए कानून का जब जन्म हो रहा होता है, कोई सुधार हो रहा होता है तो उसकी कई प्रकार से आलोचना होती है, कई प्रकार से व्याख्या होती है। यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है। संभवतः बुधवार को 7 फरवरी को यह पारित हो जाएगा विधानसभा से और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। विशेष सत्र यह रखा गया था समान नागरिक संहिता और एक दूसरा विधेयक है जो सरकारी सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनको 10% का क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब यह विधेयक पास हो रहा होगा उस समय देश भर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी। एन चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह एक कार्ड खेला है और उत्तराखंड को इसकी प्रयोगशाला बनाया गया है। इसका क्या लाभ उत्तराखंड में होगा, चुनाव में इसका क्या लाभ होगा और इस विधेयक को लागू करने का जो असर है वो पूरे देश भर में क्या होगा, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जब विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा से पास हो जाएगा तो इस विधेयक के खिलाफ कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से संगठन
हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे, नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे और इस विधेयक के खिलाफ वो अपील करेंगे। यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके की खबरें आनी तो शुरू हो गई हैं कि एक तबका प्रभावित हो सकता है और उस तबके के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का रुख बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और उसमें हवाला यह दिया जाएगा कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अगर उन्हें छूट दी जा रही है तो छूट एक विशेष समुदाय को भी मिलनी चाहिए। देखना यह होगा कि क्या होगा भविष्य में और किस प्रकार की राजनीति होती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।